हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। आज हमारी भूगोल यानी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास है, इससे पहले की भूगोल यानी पृथ्वी गोल है। सारे लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो गोल वाले सिद्धांत से हम शुरू करते हैं कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, ऐसे गोल बना दिया था कि पृथ्वी गोल है। हालांकि पृथ्वी है एक अंडाकार के रूप में, बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर वो अंडाकार होता है, पृथ्वी गोल है कहा जाता है। तो आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां से हम भूगोल की शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन किया कैसे जाता है। तो पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। सबसे पहले होता है ग्लोब। ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, किसी के ऑफिस में, दफ्तर में ग्लोब होता है, इस तरीके से कसा होता है और इस पे कुछ लाइंस बनी होती है। अभी इसको समझाते हैं ये कैसे होता है, बट फिर भी एक गोल होता है जिसपे लाइंस बनी होती हैं। वो लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल भी होती हैं और पोर्ट्रेट भी होती हैं, दोनों ही चीजें होती हैं। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब को समझा जाएगा आज। उसके बाद कई बार आपने अक्षांश सुना होगा, अक्षांश। तो यार अक्षांश क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी देखा जाएगा। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। और उसके बाद एक और वर्ड होता है देशांतर। देशांतर, देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। थोड़ा सा इसे नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि समझाने में इजी होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद फिगर से समझाते हैं आपको। देशांतर, ये वर्ड भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इससे देशांतर से सवाल उठते हैं। देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। बेसिक है हालांकि, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ग्लोब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ग्लोब की तरफ चलते हैं कि ये ग्लोब क्या है। डिफिनीशन की बात की जाए तो पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि अब पृथ्वी के नीचे तली में तो कोई जा नहीं सकता, तो पृथ्वी के बारे में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक नमूना बनाया गया गोल प्रकार से। जैसे कि ये गोल हो गया, एक नमूना बनाया गया जिसे हमने क्या कहा, ग्लोब कह दिया। ठीक है, एक नमूना बनाया गया पृथ्वी का जिसे हमने क्या कहा, ग्लोब कहा। ठीक है, अब यहां तक तो बात ठीक है कि पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए हमने एक नमूना बनाया गोल करके, वो कहला दिया गया ग्लोब। लेकिन ग्लोब होता कैसा है, कई बार आप देखिएगा, कभी जाइएगा तो ऑफिस में टेबल पे अक्सर आपको दिखाई देगा, या इस जियोग्राफी के लैब में चले जाइए तो अभी आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले ग्लोब को समझा जाए कि पृथ्वी, मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई जो गोल है, इसे बीच से बांट दिया जाता है अध्ययन करने के लिए। कोई भी चीज एक ही बार में नहीं देखी जा सकती, उसको टुकड़ों में करना पड़ता है। तो इसे बीच से बांट दिया गया। ठीक है, जो रेखा हमारी पृथ्वी को बीच से बांटती है, इसी रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। यानी कि ये बराबर दो भागों में पृथ्वी को बांटती है और इसका जो कोण होता है वो होता है 0 डिग्री। यहां पे कोई कोण नहीं बनता। ठीक है, ये हमारा पोल होता है, इसे हम कहते हैं ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, तो ये हमारा पोल होता है जिसे हम कहते हैं हिंदी में उत्तरी ध्रुव। यहां लिख देते हैं उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, ठीक है। और जो ये हमारा हो गया, इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो ये बात समझ में आई आपको कि ये हमारी पृथ्वी होगी, इसको हमने दो भागों में बांटा। जो हमारी बीच की रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये उत्तर का पोर्शन हो गया, ये दक्षिण का पोर्शन हुआ। तो ये पृथ्वी गोल है, गोल के आधे को, सर्किल के आधे को सेमी सर्कल कहते हैं। हम इसे हमने हिंदी में उत्तरी गोलार्ध का नाम दिया। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा भाग, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला पोर्शन हुआ, इसे हमने कह दिया दक्षिणी गोलार्ध। ये कुछ बेसिक डिफिनीशन है जो पता होनी चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी की क्लास है तो पृथ्वी के स्वरूप के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ कि ऊपर वाले भाग को कहा गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कह दिया गया दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया। अब समझिएगा कि इस विषुवत रेखा के नीचे ये 19 रेखाएं खींची गई हैं।
90 रेखाएं हैं ऐसी ही जो एक दूसरे के पूरी की पूरी पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, नीचे की ओर 90 रेखाएं, ऊपर की ओर 90 रेखाएं, नीचे भी 19 और ऊपर भी 19। अब यहाँ पे 19 तो हम बना नहीं सकते, बट आप समझिए कि ये 19 रेखाएं हैं। और ये जो विषुवत रेखा के समानांतर 19 रेखाएं खींची गई हैं, 90 नीचे 90 ऊपर, इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश। अक्षांश को इंग्लिश में कहा गया लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड। और ये भी हमारा क्या कहलाया? अक्षांश। ये ऊपर की तरफ का और ये नीचे। तो विषुवत रेखाओं से नीचे जो 19 लाइंस खींची गई उनको भी हमने क्या कहा? अक्षांश। और जो ऊपर की तरफ 90 लाइंस खींची गई उनको हमने कहा अक्षांश। ये लाइन ही, ये लाइन जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी क्या है? अक्षांश है, लैटिट्यूड है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो याद रखिएगा, सामान्यतः अक्षांश की रेखाएं विषुवत रेखा को छोड़ करके 180 कही जाती हैं। अगर आपके ऑप्शन में 180 है तो आप 180 को क्लिक करिए। ठीक है, सेलेक्ट करिएगा 180 को। लेकिन अगर विषुवत रेखा को इंक्लूड कर दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए, उसको भी अक्षांश के रूप में दे दिया जाए, तो फिर कहीं कहीं एग्जाम में 181 भी आपको ऑप्शन मिलता है और आप उस वक्त 181 को सेलेक्ट करके आएंगे, क्योंकि हमारी विषुवत रेखा भी उसी तरीके से पैरेलल होती है, इसलिए इसको भी 181 जोड़ करके अक्षांश बनाया जाता है। तो जहां 180 होगा वहां पे 180 करिए, जहां 181 होगा वहां 181 करिए। दोनों मिला करके 180 181 दोनों एक जगह पे नहीं मिल सकता। तो उम्मीद करते हैं अक्षांश अभी तक आप समझ पाए होंगे कि ये अक्षांश क्या है। जो लाइन्स हैं, इन लाइन को हमने अक्षांश कह लिया। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि ये विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री के बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं 23.5 यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे हमारी नीचे की ओर मकर रेखा स्थित है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये हमारी मकर रेखा है। और यही जो 23.5 डिग्री नीचे है, ऊपर अगर हम चले जाए ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री, तो ये क्या मिलेगी हमें? कर्क रेखा। कर्क रेखा, जिसे हम इंग्लिश में भी यहां पे लिख देते हैं। तो ये क्या बताती हैं? इस बात को समझिएगा, कभी भी कोई अक्षांश है तो वो देश की उत्तर से दक्षिण की तरफ की दिशा को बताए, किसी देश की स्थिति को बताता है हमेशा। इसलिए इनका प्रयोग किया था। अगर हम कहना है कि विश्व में, पूरे दुनिया में भारत कहां पे स्थित है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोने में है, नीचे है, ऊपर है। हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बताना पड़ेगा, जिससे कि हम बता पाएंगे कि हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, कोई भी देश कहां पे स्थित है। तो ये समझ में आया कि 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है। अगर यही चला जाए 66.5 डिग्री पे, तो हमारी ऊपर की ओर क्या है? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्कटिक रेखा कितने ऊपर है। नीचे की तरफ चला जाए वही 66.5 डिग्री नीचे की ओर, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, इंग्लिश में आर्कटिक को आर्कटिक ही कहा जाएगा, आर्कटिक ही कहा जाएगा, और इसको भी अंटार्कटिक ही कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ रेखाएं हैं जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं। आर्कटिक, अंटार्कटिक, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो ये अभी तक समझ में कि अक्षांश क्या है। चलिए अक्षांश के बारे में एक और, जो वनडे में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। कई बार एग्जाम में आया है। अगर कोण की बात की जाए तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का कोण एक डिग्री होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री। और अगर डिस्टेंस की बात कर ली जाए तो दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर ही होती है। अप्रॉक्स 111 किलोमीटर। ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे हमने रेखाएं खींची, ये काल्पनिक रेखाएं जो हम इमेजिन करके बताते हैं। ठीक है, हमारे ग्लोब पे बनाई गई हैं ये रेखाएं। तो 111 किलोमीटर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी हुई। तो अभी तक आपको अक्षांश तो समझ में आ गया, ग्लोब समझ में आ गया, क्या है? पृथ्वी का नमूना है। दूसरा होता है अक्षांश क्या है? तो भाई हमारी रेखाएं विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे। और देशांतर, अब बचा कि देशांतर क्या है। तो
उत्तरी पोल है हमारा, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, और नीचे दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों पे रेखाओं को जो रेखाएं मिलाती हैं, इन दोनों रेखाओं पे जो रेखाएं मिलाती हैं उन्हें हम उत्तरी और दक्षिणी की बात करें तो देशांतर कहा जाता है। ऊपर हमारा उत्तरी ध्रुव, नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों रेखाओं को जितनी रेखाएं मिलाएंगी सॉरी, इन दोनों बिंदुओं को, रेखा बोल रहा हूं तभी से, इन दोनों बिंदुओं को, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों बिंदुओं को जो रेखाएं मिलाती हैं इन्हें क्या कहा दिया गया? देशांतर रेखाएं। इन्हें ही कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ये होता है हमारे ग्लोब का नक्शा। कभी भी ग्लोब आप देखिएगा तो इसी तरीके से आपको ग्लोब मिलता है। हाँ, ये स्टैंड में कसा होता है, वो घूमता रहता है ग्लोब, ठीक है। तो हमारी अक्षांश ये हुई और देशांतर ये हुआ। अक्षांश ऊपर की ओर भी 90 रेखाएं होती है और नीचे की ओर 90 रेखाएं होती है, यानी कुल अक्षांश 180 होता है। कहीं कहीं 181 भी पूछ लेता है विश्व रेखा को मिला करके। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब अगर देशांतर की बात की जाए, इन रेखाएं ये जो हमारी देशांतर कहला रही है, लॉन्गिट्यूड, देशांतर, ये समानांतर नहीं होती। अक्षांश समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, लेकिन ये समानांतर नहीं होती। ये किसी भी देश की पूर्व पश्चिम स्थिति, या जैसे कि दोनों का काम है, एक का काम है उत्तर से दक्षिण की स्थिति बताना और दूसरे का काम है पूरब से पश्चिम की स्थिति बताना। सिर्फ और सिर्फ स्थिति बताने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर सवाल पूछता है कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो चलिए उसको भी देख लिया जाए। ये हमारी इस साइड की तरफ, इधर की तरफ हमारी 180 देशांतर होते हैं, और अगर हम इस साइड चले आए तो यहां पे भी 180 देशांतर हुए। यानी लेफ्ट राइट दोनों तरफ हमारे 180 देशांतर होते हैं। इधर वाली रेखाएं भी 180 होंगी और इधर वाली रेखाएं भी 180 होंगी। यानी कुल मिलाकर के देशांतर रेखाएं कितनी हुई? 180 दूनी 360। देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, अगर देशांतर रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो 360। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि देशांतर क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ स्थिति बताती है। जैसे हमारे भारत की बात कर ली जाए तो भारत हमारा लगभग यहाँ पे स्थित है। तो अब कहा जा सकता है कि कोण, इसका कोण बता दिया जाएगा और इसका कोण बता दिया जाएगा, दोनों के कोण के बीच में हमारा डिग्री बता दी जाएगी, वहां पे हमारा भारत स्थित होता है। अब बात आती है कि कटिबंध, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे हमारा होता है कटिबंध, कटिबंध इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक्स, और ग्रिड, ग्रिड, अगर ग्रिड की बात की तो ग्रिड को इंग्लिश में ग्रिड ही कहा जाता है। अब ये कटिबंध क्या है? एक अक्षांश रेखा से, ये अक्षांश हो गया और ये हमारी दूसरी अक्षांश हो गई। एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की जितनी भी दूरी होती है उसको क्या कहा जाएगा? कटिबंध कहा जाएगा, ट्रॉपिक्स कहा जाएगा। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। तो कटिबंध बेसिकली कितने प्रकार से बांटे गए? हमने कटिबंध को 3 भागों में बांट दिया, यहां पे लिख देते हैं। जैसे हमारा होता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और शीत कटिबंध। कटिबंध हमारे बेसिकली 3 तरीके से बांटे गए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब ये बांटने का आधार क्या था? समझिएगा इस बात को, बांटने का आधार क्या था? जहां ये सूरज की गर्मी के ऊपर, सूरज की प्लेस के आधार पे इन्हें बांटा गया है। ये जो हमारी विषुवत रेखा होती है, ये विषुवत रेखा है हमारी। साल में एक बार, पूरे वर्ष में एक बार सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है। पूरे वर्ष में ये विषुवत रेखा ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे सूरज साल में एक बार ठीक सर के ऊपर होता है। यानी वहां पे गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? विषुवत रेखा के पास। तो जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हो गया, यानी विषुवत रेखा से मिला हुआ, चिपका हुआ जितना क्षेत्र है हमारा कर्क और मकर के बीच का, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। यानी ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, यहां से लेकर के यहां तक का जो भी क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? उष्ण कटिबंध। क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पे सूरज की गर्मी, सूरज का ताप सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसको हमने उष्ण कटिबंध कहा। बात समझ में आई? अब बात आती है आर्कटिक रेखा, और यहां तक तो हमने कर्क और मकर को इंक्लूड किया। अब बात आई आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ठीक है।
आर्कटिक और अंटार्कटिक, कर्क और आर्कटिक के बीच की दूरी, ये हमारा उत्तरी शीतोष्ण कहलाएगा। देखिए ये हमारा उत्तरी ध्रुव है ना, तो ये हमारी उत्तरी उष्ण कटिबंध कहलाया। ऊपर वाला पोर्शन, विषुवत से ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाया? उत्तरी उष्ण कटिबंध, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो क्या कहलाएगा? ये वाला पोर्शन दक्षिणी उष्ण कटिबंध, ठीक है, दक्षिणी उष्ण कटिबंध। तो ये कर्क और मकर के बीच की दूरी के लिए था। अब हम कहें आर्कटिक से कर्क के बीच की दूरी भी, तो यहां की भी तो कुछ ना कुछ दूरी होगी भाई। इस दूरी में तापमान थोड़ा कम होता है, उष्ण कटिबंध के बराबर नहीं होता, उससे कम होता है। और ये जितना एरिया कहलाया आर्कटिक और कर्क के बीच का, उससे हमने कह दिया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये एरिया क्या कहलाएगा? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये पूरा का पूरा एरिया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे की तरफ आ जाए तो हमारी मकर और अंटार्कटिक के बीच की जितनी दूरी है वो क्या कहलाएगी? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो मकर और अंटार्कटिक रेखा के बीच की जो दूरी हुई उसे हमने क्या कहना है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। वैसे ही ये ऊपर वाला जो हुआ उसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्यों शीतोष्ण कहा जा रहा है? उष्ण का मतलब सबसे ज्यादा गर्मी, शीतोष्ण का मतलब थोड़ी शीत थोड़ी गर्मी, यानी कम गर्मी कम तापमान का होना। और इस एरिया को हम कहेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और जो हमारा तीसरा होता है, तो हमने विषुवत और मकर के बीच को कह दिया उत्तरी उष्ण दक्षिणी उत्तर उष्ण कटिबंध। कर्क और विषुवत के बीच की रेखा को कहा उत्तरी उष्ण कटिबंध। आर्कटिक और कर्क के बीच को कहा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और मकर और अंटार्कटिक के बीच को कहा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो यही एरिया ना है हमारा। अभी ऊपर वाला एरिया बच गया, नीचे से ये वाला इतना पोर्शन बच गया। ऊपर इतना बचा है और नीचे इतना बचा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ना, यहाँ पे उससे कम गर्मी पड़ना, और यहाँ पे सर्दी यानी ठंडी का बहुत ज्यादा पड़ना। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ध्रुवीय प्रदेश है। जैसे हमने कहा कि ध्रुव, तो ये पोर्शन ये हमारे ध्रुवीय प्रदेश कहलाते हैं, जहां पे बर्फबारी होती है, यानी वहां पे सूरज दिखता तक नहीं है, ये स्थिति बन जाती है कई बार। तो ये इस एरिया को हम क्या कहते हैं? उत्तरी शीत कटिबंध। शीत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एरिया बहुत ही ठंडा प्रदेश होता है, बर्फबारी होती है। उत्तरी शीत कटिबंध। और ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस थी जो हमारे एग्जाम्स में हमेशा आता है। जैसे पूछ दिया गया कि आर्कटिक रेखा विषुवत रेखा से कितनी डिग्री पे है, तो आपको कहना पड़ेगा 66 मतलब 66.5 डिग्री पे, यानी 66 सही 1/2 66.5। वैसे ही पूछा जा सकता है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको कहना पड़ेगा 111 किलोमीटर। अगर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का कोण का अंतर पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 डिग्री का अंतर होता है। देशांतर रेखाएं किसी ने पूछ लिया तो क्या कहना है हमें? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। समझ में आ रही है बात? तो ये जितने भी यहाँ पे आपके टॉपिक्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, हमने तो स्पेस की वजह से ऐसे लिख दिया क्योंकि अगर हम बुलेट्स बना करके लिखे तो वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो आप वीडियोस को रोक रोक के आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं लिखा गया है जो आपके एग्जाम में न पूछा गया हो। उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है, सारी चीज आपको बताएगी। जैसे कि सबसे पहले से आते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नमूना। पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए जो नमूना बनाया गया उसे हमने ग्लोब कहा। अक्षांश क्या है? विषुवत रेखा की ऊपर की ओर 90 रेखाएं और नीचे की ओर 90 रेखाएं खींची गई, जिसे हमने अक्षांश का नाम दिया, इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा। देशांतर क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर हो गई। विषुवत रेखा से 23-23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है, 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिक रेखा। ठीक है। जो बीच का एरिया कहलाया, विषुवत रेखा के पास सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमने कहा उष्ण कटिबंध। ऊपर वाले एरिया कहा उत्तरी उष्ण कटिबंध और नीचे वाले को उत्तरी दक्षिणी उष्ण कटिबंध। कर्क और आर्कटिक के बीच की दूरी को कहा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और मकर और अंटार्कटिक के बीच को कहा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और ऊपर चले आए तो उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध। वैसे ही कटिबंध क्या है?
तो कटिबंध क्या है समझ लीजिए। कटिबंध के बारे में हमने पहले भी कहा, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम कटिबंध के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में ट्रॉपिक्स कहते हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। कोण कितना होता है 1 डिग्री का कोण होता है। तो कटिबंध यहाँ पे हुआ। और अब बचा ये जो हमारा ग्रिड, ग्रिड क्या है, ये जो हमारे चौकोर बॉक्स बने हुए हैं वर्गाकार या आयताकार जैसे कह लीजिए, इन बॉक्सेस को ही हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। यानी कि देशांतर रेखाओं द्वारा जो एरिया बनता है, देशांतर और अक्षांश के द्वारा जो एरिया बनता है, उस एरिया को ही हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो आपकी जियोग्राफी की क्लास की पहले आपको जाननी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। धन्यवाद।